हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कंपटीशन एग्ज़ाम में चाहे कोई भी HSSC, SSSC या पुलिस या रेलवे का एग्ज़ाम है तो 1 या 2% स्टूडेंट्स 100% बन जाते हैं। टॉपिक जो है वो है स्टूडेंट्स भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूची। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं स्टूडेंट्स, वो काउंटिंग में कितनी हैं। ये प्रश्न आ जाता है पेपर में कि ये काउंटिंग में कितनी अनुसूचियां हैं, काउंटिंग में कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी हैं। इस तरह का जो एक प्रश्न बन जाता है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखिए, यदि मैं मूल संविधान की संख्या की बात करूं, मूल संविधान में इनकी संख्या जो थी स्टूडेंट्स, मूल संविधान में संख्या 8 थी। मूल संविधान में संख्या कितनी थी? 8 थी। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में मूल संविधान में संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी संख्या है? वर्तमान में 12 संख्या है। अर्थात कितनी बढ़ गई है? ये 4 अब बढ़ गई हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे लेता है? यहाँ से प्रश्न लेता है कि भाई किस अनुसूची में किस बात की चर्चा की गई है, किस में कितने विषय हैं, कब ये संख्या बढ़ी है। इस तरह के प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। तो देखिए, यदि मैं पहली अनुसूची की बात करूं, यदि पहली अनुसूची की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो एक संघ है। भारत 28 राज्य व 8 यूटी का एक संघ है। ये वर्तमान में स्थिति है, एक संघ है। इससे पहले स्थिति क्या थी? भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ था। वर्तमान में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में से धारा 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 यूटी में बांट दिया गया है, भी लद्दाख और जम्मू। तो इस तरह से 28 राज्य हो गए, एक राज्य घट गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अब 8 हैं। अब 8 हैं भाई, 2 और बढ़ाए तो 2 को मिला करके 1 कर दिया। दमन और दीव को जो मिला करके स्टूडेंट्स वो 1 कर दिया। तो यहाँ से इस तरह से यूटी जो कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये पहली अनुसूची में है। यहाँ आपको परीक्षा के लायक, सीखने के लायक क्या बात है, इन 28 राज्यों की और 8 यूटी की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। टिप्स के ऊपर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 5वीं क्लास से ये चीज़ें आने लग जाती हैं। NCERT 5वीं क्लास में पढ़ाने लग जाती है कि भाई किसकी राजधानी क्या है। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, राजस्थान की जो हो जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की बम्बई है, गोवा जो है उसकी पणजी है। इसी तरह से आपका भी आ जाएगा ये कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, आंध्र प्रदेश की जो है वो राजधानी की बात करें तो अमरावती है। इसके बाद में भी आपका तेलंगाना की हैदराबाद है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, झारखंड की रांची है। तो ये इस तरह से उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। ये राजधानी जो है आपको ध्यान में रहनी चाहिए सारी की सारी। आप अपना अलग से जो है वो नोट्स बना के और हर एक राज्य की राजधानी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। और पहली अनुसूची में यही कहा गया है कि भारत 28 राज्य व 8 यूटी का एक संघ है, ये कहा गया है भाई। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करें तो इसमें आपका संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते हैं। इसमें ये भी एक पूरी की पूरी टेबल है, आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। कई बार प्राय प्रश्न बन जाता है कि इस संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन कितना है। तो ये 15-16 संवैधानिक पदाधिकारी हैं। इनका वेतन की सूची मैंने बनाई है, मैं रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख और वही राज्यसभा अध्यक्ष स्टूडेंट्स 4 लाख। अब यहाँ से देखिए, जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष है ये एक ही व्यक्ति है भाई। इसको इस पद का कोई वेतन नहीं मिलता, राज्यसभा के अध्यक्ष होने का वेतन
मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वही क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष की 4 लाख है, तो दोनों अध्यक्ष हो गए, इनकी 4-4 लाख रुपए पर मंथ वेतन है। सारे के सारे वेतन पर मंथ है, बता दें आपको। दूसरी चीज़ देखें भी, राज्यपाल का 3.5 लाख है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का 2,80,000 है। और राज्यपाल का कितना, 3.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जो अतिरिक्त जो होते हैं जज, उनका भाई 2.5 लाख। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। और आरबीआई के गवर्नर का 2,50,000। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का 2,25,000। प्रधानमंत्री का 1,60,000। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का 2.5 लाख प्रत्येक का भी। आर्मी सेना प्रमुख का भी 2.5 लाख, नौसेना प्रमुख का भी 2.5 लाख, और भाई आपका वायुसेना प्रमुख का भी 2.5 लाख। और कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी 2.5 लाख। निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख। अन्य आयुक्त जो हैं उनका 2,25,000। तो इस तरह से ये वेतन की सूची है। और भाई किस संवैधानिक पदाधिकारी को कितना वेतन दिया जाएगा, ये दूसरी अनुसूची में है। यदि मैं तीसरी अनुसूची की बात करूं, तो स्टूडेंट संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है। संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ कि किसको कौन शपथ दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, ये इस तरह के प्रश्न जो है तीसरी अनुसूची में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तकरीबन जो शपथ एवं नियुक्ति है स्टूडेंट्स वो राष्ट्रपति करता है। पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति, इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज जो है इसको शपथ दिलाता है। यदि ये पद पर नहीं हो तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाता है। ये बात याद रखनी योग्य है कि भाई मान लिया राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने पद पर आसीन नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। नियम के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाए, और वो पद पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ये याद रखने योग्य बात है। देखिए भाई, इसके बाद में जो चौथी आपकी अनुसूची है उसमें किस बात का वर्णन है, चौथी अनुसूची में किस बात का वर्णन है, तो नोट कीजिए भाई। राज्यसभा के सदस्य किस राज्य की विधानसभा से कितने आएंगे, इस चीज़ का वर्णन जो है वो स्टूडेंट्स ये आपके कितने आते हैं, इस चीज़ का वर्णन जो है ये आपकी चौथी अनुसूची में है। उदाहरण के लिए यदि मैं राज्यसभा की चर्चा करूं तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आते हैं भाई 31। यदि मैं हरियाणा की चर्चा करूं तो हरियाणा में राज्यसभा में हरियाणा जो विधानसभा उससे 5 सदस्य जाते हैं। तो इस तरह से किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, कितने व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे उस राज्य का, इस चीज़ की चर्चा जो है चौथी अनुसूची में है। ध्यान रखना है भाई आपको। 5वीं अनुसूची की चर्चा करूं कि 5वीं में किस बात का वर्णन है 5वीं अनुसूची में, तो स्टूडेंट्स 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जाति, इनके प्रशासन का वर्णन है, इन पर प्रशासन का वर्णन है और इनके ऊपर नियंत्रण का वर्णन है। ये 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई, यदि मैं छठी अनुसूची की बात करूं, छठी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो छठी अनुसूची भी स्टूडेंट्स अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको 4 राज्य यूनिक हैं, उन्हीं के बारे में यह चर्चा करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं इसमें। एक तो असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्टूडेंट्स आपकी छठी अनुसूची में चर्चा है कि इनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे इनके ऊपर प्रशासन किया जाए। नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार साफ कर लेते हैं भाई, इसको साफ कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची में स्टूडेंट्स देखिए, पता है आपको
हिंदी के अक्षर जो वर्ण से ही 7 बनता है और से ही शक्ति विभाजन। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में किस बात का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन है। शक्ति विभाजन किस किस के बीच में शक्ति विभाजन होगा? शक्ति विभाजन का तो 7वीं अनुसूची में है, लेकिन किसके बीच में होगा स्टूडेंट्स? ये होगा आपका संघ/ केंद्र एवं राज्य के बीच में, कि भी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संघ या केंद्र जो है वो कानून बनाएगा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर राज्य कानून बनाएगा, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समवर्ती सूची में जिनको डाला गया है जहाँ पर दोनों कानून बनाएंगे। इस चीज़ का वर्णन जो है वो 7वीं अनुसूची में है। जिस तरह से शिक्षा को ले लिया जाए, कृषि को ले लिया जाए, ये समवर्ती सूची के विषय हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और आपका केंद्र भी कानून बना सकता है। जहाँ पर दोनों के कानूनों में विरोधाभास हो जाएगा तो केंद्र के कानून को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ देखें भाई, यह समवर्ती सूची का जो विचार है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इंडिविजुअल इसके बारे में पूछता है। अब जैसे रक्षा के मामले हैं, विदेशी मामले हैं, व्यापार जगत के मामले हैं, केंद्र के अधीनस्थ हैं। क्षेत्रीय परिवहन का मामला है, चिकित्सा का मामला है, राज्य के अधीनस्थ हैं। इस तरह से ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सा मामला किसके अंतर्गत आता है। हाँ, यदि ये आ जाए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची का विषय है, तो वो 7वीं अनुसूची का विषय है। कितने विषय हैं ये भी एक बार देखने लायक बात होगी भाई। वर्तमान में स्टूडेंट्स यदि देखा जाए तो 99 विषय हैं। केंद्र के अधीनस्थ ये घटते बढ़ते रहते हैं, और राज्य के यदि ये विषय 99 विषय किसके हैं? केंद्र के हैं। और यदि राज्य के विषय की मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, राज्य के अधीनस्थ कितने विषय हैं, तो वर्तमान में राज्य के अधीनस्थ जो है वो 62 विषय हैं भाई। और समवर्ती सूची में जो हैं 52 विषय हैं। यहाँ पर कितने हैं? 52 हैं, 52 और यहाँ पर कितने हैं? 62 विषय हैं। ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ये कम और ज़्यादा होती रहती है स्टूडेंट्स। पहले ये जो है वो 98 थे, अब यहाँ पर 99 दर्शा रहे हैं। हो सकता है इसमें अपडेट में 1-2 और कम या ज़्यादा हो गए हों, लेकिन शक्तियों का जो विभाजन है वो आपका 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। समवर्ती सूची के 52 विषय हैं, राज्य सूची के 62 विषय हैं, और भी आपके 99 विषय जो हैं वो किसके हैं? केंद्रीय सूची के हैं। 8वीं अनुसूची की बात करें स्टूडेंट्स, 8वीं तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। और जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में जो है स्टूडेंट्स ये कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। उसके बाद में वर्ष 1967 में स्टूडेंट्स 21वां संशोधन किया और एक भाषा को और मिला दिया गया वर्ष 1967 में। नेक्स्ट देखें, फिर जो संशोधन हुआ स्टूडेंट्स वर्ष 1967 के बाद में फिर आपका संशोधन होता है। इसमें आपका 71वां 1992 में 71वां संशोधन होता है, 71वां संशोधन। और इसमें 3 भाषाओं को मिलाया, एक जिसको हम नमक शब्द से हाईलाइट करते हैं। इसमें आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो भाषाएं हैं स्टूडेंट्स ये आपकी कब मिलाई? वर्ष 1992 में 71वां संशोधन करके ये 3 भाषाओं को जो है वो और मिला दिया गया। इसके बाद में 2002 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 4 भाषाएं और मिला दी गई। 92वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। 2003 में होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 4 भाषाएं और मिलाई, संथाली, बोडो, एक तो संथाली मिलाई, एक भी आपका मैथिली मिलाई और या आपका बोडो मिलाई और डांगरी। ये जो भाषाएं हैं, डोगरी जिसको बोलते हैं, ये स्टूडेंट्स 4 भाषाएं मिलाई, ये भाषाएं मिलाई और इस तरह से 4 भाषा, 4, 3, 7 और 1, 8 प्लस में अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। यहाँ पर एक याद रखने योग्य बात एक और है स्टूडेंट्स, जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंधी भाषा को जो है वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में मिलाया। और इसके बाद में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 1992 में 71वां संशोधन के तहत मिलाया और उसके बाद में 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी को 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत मिलाया और वर्तमान में 22 भाषाएं इस तरह से हो जाती हैं।
यहाँ से काफ़ी शानदार प्रश्न निकलता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक भाषा हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। वैसे हमारी कार्यालय भाषा है अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी हमारी कार्यालय भाषाएं हैं, लेकिन संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से 8वीं अनुसूची ये कंप्लीट होती है। यदि मैं 9वीं अनुसूची की बात करूँ, 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है स्टूडेंट्स? 9वीं अनुसूची में तो बता दें आपको, 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। संपत्ति अधिग्रहण, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। और ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको शामिल किया गया था कि राष्ट्र या राज्य राष्ट्रीय विकास के लिए जो है किसी की भूमि या चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, बशर्ते उसको उसकी पूरी कीमतें दी जाएगी। ये 9वीं अनुसूची का विषय था। दूसरी चीज़ देखें यहाँ पर 10वीं की यदि मैं चर्चा करूँ, 10वीं अनुसूची, तो स्टूडेंट्स 10वीं अनुसूची 1985 में इसको शामिल किया गया था और यह दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित कोई भी एमपी है, एमएलए है, वैसे एकदम से अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। इसके कारण से स्टूडेंट्स जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, उनमें स्थायित्व तो आया था। कोई भी मंत्री न बनाया जाए तो कोई भी एमपी एमएलए जो है वो पार्टी को छोड़ देता था। जिस तरह से सरकार जो है वो एक निश्चित अपने आप को सेफ जोन में नहीं पाती थी। तो इस कारण से दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 10 से 10 बनता है, जैसे 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 1985 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। और ये संविधान संशोधन पूछ ले कौन सा था, तो स्टूडेंट्स यह 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां। ये छोटी छोटी बातें कई बार पूछी जाती हैं पेपर में। यह 52वां संविधान संशोधन था। इसके 10 हो गई भाई। अब देखें 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखें 11वीं और 12वीं अनुसूची, यदि मैं 11वीं अनुसूची की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज, और इसको कब शामिल किया गया 11वीं अनुसूची को आपको बता दें, इसको वर्ष 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1993 में शामिल किया गया। और इसमें कुल विषय कई बार पेपर में आ जाते हैं। कितने विषय हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें 29 विषय हैं। जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। पंचायत से संबंधित संविधान का भाग आ जाए तो हमको कौन सा बताना है? 9वां बताना है। दूसरी चीज़ देखें भाई आपको 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची स्टूडेंट शहरी निकाय से संबंधित है। शहरी निकाय, ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये स्टूडेंट्स 74वां संविधान संशोधन था। कब आया? 1993 में आया। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये एक एक बात पेपर में पूछी गई है कि 11वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, 12वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, किस में कितने विषय हैं। आपका पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, शहरी निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। और ये पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से संबंधित 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। और ये दोनों ही 1993 में आई थी। तो ये था स्टूडेंट्स भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। किस अनुसूची में किस बात की चर्चा है, क्या कैसे शक्ति विभाजन है, कैसे जो है वो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित कौन सी हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस राज्य से कितना है, इस तरह की चीज़ें जो हो इनके अंतर्गत आती हैं। तो अब ये इस विषय में, इस टॉपिक के ऊपर मेरे को नहीं लगता कि स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आपका छूटता हो जो कि एग्जाम में पूछा गया हो। इन्हीं में से बार बार पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।